हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक्त हाजी जो हज करने के लिए सऊदी अरब पहुंच रहे हैं, उनके साथ बहुत मुश्किलात की खबरें आ रही हैं। अब से पहले हमने 2-3 एपिसोड हमने दिए हैं, आप तक पहुंचाए हैं, जिसमें ये बाकायदा जिक्र किया गया है, जिसमें सरकार की तैयारी की कमी, फ्लाइटों के लिए इंतज़ाम में देरी और बहुत सी ऐसे इंतज़ामी उमूर थे जिसमें सरकार ने बहुत आखिर तक कुछ नहीं किया। अब वहाँ से खबरें आ रही हैं कि लोगों को रहने की परेशानी है, वहाँ के ट्रांसपोर्ट का मसला है, और हद तो ये हो गई कि एक फ़्लाइट दिल्ली से चलती है मदीने के लिए और अचानक हवाई जहाज़ के अंदर ऐलान किया जाता है कि मदीना नहीं, जद्दा पहुँच रही है ये फ़्लाइट। आमतौर पर जो हज पे जा चुके हैं या हज पे जाते हैं, उन्हें ये मालूम है कि जद्दा से पहुंचने से पहले, चूंकि मक्का के काफी नजदीक है, उस लिमिट में है, तो वहां एहराम बांध करके पहुंचना होता है। तो ऐसा भी हुआ है। इसके अलावा हमारे पास ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं वीडियो के साथ मदीना से, मक्का से, जहां हाजी बहुत परेशान हैं। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान है जनाब शबी अहमद साहब, जो सीईओ रह चुके हैं सेंट्रल हज कमेटी के। इसके अलावा आप न्यू होराइजन स्कूल के प्रेसिडेंट हैं और कई अहम दूसरे ओहदों पर भी, सरकारी ओहदों पर भी रह चुके हैं। एक लंबे वक्त तक हज से ताल्लुक रहा है। और आज बात करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, इस सारे इंतजामात के दरमियान भारत के जो एम्बेसडर हैं सऊदी अरब में, उनका नाम है सुहेल एजाज साहब। वो एक खबर आज ही अखबार में छपी है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने मदीने में एयरपोर्ट पर जाकर के हाजियों का इस्तकबाल किया और मदीना और मक्का में जायजा लिया। ये नहीं बता रहे कि खराबियां क्या हैं, लेकिन बिल्कुल मोदी जी की तरह से, जिस तरह से कहा जाता है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, अजीब बात है कि हाजी मुसलसल मुश्किलात में रहे और वो शिकायत ना करे, उसको अफवाह बना करके सरकार बहुत छोटा करने की कोशिश कर रही है। मैं आज के इस प्रोग्राम में मदीना और मक्का से आई हुई वीडियो भी आप तक पहुंचाऊंगा। वहां एक दिल्ली से हाजी हैं विकार चौधरी साहब, उन्होंने तो बहुत ही तफसील से बताया है। हमने उनसे खास तौर पर वीडियो मांगी है, वो वीडियो हम तक पहुंच गई है, वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। जनाब शबी अहमद साहब, आप बताइए कि आपने अब से पहले कई ऐसे खदशात जाहिर किए थे कि हाजियों को बहुत परेशानी होने वाली है, वो उसी किस्म की चीजें सामने आ रही हैं। अब आपके सामने रिपोर्टें हैं, लोगों की तकलीफें हैं और सरकार का रवैया है, ये तीनों चीजें आपके सामने हैं। आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या कुछ है? जो कुछ खबरें आ रही हैं, आपको चूंकि एक लंबा तजर्बा वहां के इंतजामात के सिलसिले में भी है, इस बार कहां कहां खामी रही जिसकी वजह से ये हाजियों को मुश्किलात का सामना है? बहुत शुक्रिया मोहम्मद अहमद साहब। मेरा ख्याल है कि पहले दोनों एपिसोड्स में जो खदशात जाहिर किए गए थे, मैंने जो इत्तलात दी थी लोगों को आपके ज़रिए, वो तकरीबन एक बहुत बड़ी हद तक सही साबित हुई हैं। मुझे इस पर खुशी नहीं है, मुझे इस पर इंतहाई गम है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मुझे ये एहसास था, सरकार की जो सर्द महरी का जो मैं लफ्ज़ हमेशा इस्तेमाल करता हूँ, सरकार की हज के तईं जो सर्द महरी है और हज कमेटी की जो मानवियत ख़त्म करने की कोशिश है, वो इसके लिए बराह रास्त जिम्मेदार है। मेरे पास भी, जैसा कि आपने फरमाया कि आपके पास वीडियोस आए हैं, मेरे पास भी जिस दिन से 21 तारीख की रात से जो फ्लाइट गई है, उसके बाद से मेरे पास भी लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ की दुश्वारियों को, यहाँ की मुश्किलात को एक तरफ रख दीजिए। यहाँ जो हज रिपोर्टिंग के लिए जो हमारे आज़मीन गए और उसमें कई की वीज़ा ही नहीं लगी थी। अच्छा। तो मतलब फैमिली में एक फैमिली की वीज़ा लग गई है, उसने दूसरे कवर से इस्तेमाल किया, उसकी मान लीजिए वीज़ा नहीं लगी है, वो तो वहाँ तक तो समझ में आता है।
लेकिन एक ही कवर में अगर वीजा नहीं लगी है तो ये क्या है? तो ये जो मुश्किलात हुई हैं, मैं उनको सबको दरकिनार कर रहा हूँ, क्योंकि वो हिंदुस्तान के अंदर की हैं। और हमारा हाजी जो है वो उसे कबूल भी कर लेता है, बर्दाश्त भी कर लेता है, क्योंकि सब लोग अपने यही होते हैं। लेकिन वो एक गैर वतन है, वो एक नामानूस होता है उसके लिए, जो गैर मानूस मुल्क होता है। ठीक है, उसके दिल में बसा हुआ होता है वो मुल्क जब से मुसलमान पैदा होता है। सऊदी अरब और सऊदी और मक्का और मदीना जो है वो उसकी चाहत के मुकाम होते हैं, लेकिन गया तो नहीं है। जी जी बिल्कुल। पहली मर्तबा जा रहा है, तो पहली मर्तबा जब किसी मुल्क में जाएगा तो वो सारी दुश्वारियां जो गैर मुल्क में आती हैं वो उसके सामने भी आती हैं। और अब ऐसे वक्त में जा रहा है कि जहां तकरीबन 30-35 लाख लोग एक साथ फरीज़ हज की अदायगी में लगे हुए होंगे। और अब तक जो है हाजी हिंदुस्तान के जो है वो 1,40,000 हज कमेटी से हैं और 35,000 जो है वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर से हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये पहला हज है एक तरह से पिछले 5-4 साल के बाद। ये जो पिछले 3 हज हुए थे वो तो एक तरह से दो तो कोरोना की नजर ही हो गए थे, और पिछली मर्तबा जो था वो कोटा बहुत कम था। तो ये जो हज है इसने पिछले तमाम सालों की, मैं समझता हूँ, दुश्वारियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी अच्छा मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि देखिए, जब हज पे जाता है हाजी तो उसके लिए वहाँ इंतजाम किया जाता है रहने का, ट्रांसपोर्ट का, जो उसकी जरूरत की चीजें हैं। लेकिन रहना जो ये बताया जा रहा है कि काफी महंगा और बहुत ही घटिया है। हत्ता के कुछ कमरों में तो लाइट भी नहीं है। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले, बात करने से पहले, आप ये वीडियो देखिए जो हमारे लिए खास तौर पर चौधरी विकार चौधरी साहब ने भेजी है मदीना से, अपने होटल से। जी काजमी साहब, यहाँ पे 2,250 रियाल पर हाजी से लिए गए हैं, और हालात ये है कि कमरों के अंदर ना चादर बदली जा रही है ना सफाई है। देखिए कमरा, इसमें लाइट ही नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनका जो हज कमेटी वाले हैं इन्होंने क्या स्टैंडर्ड अपना सेट किया हुआ है। ये देखिए, ये मेरा कमरा है इंडियन हज प्लीग्राम्स का जो दिया हुआ है। अब मैं इनकी आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो बेडशीट है इन्होंने पूरी तरह सिल दी है ताकि कोई बदले ही ना। ये इनका स्टैंडर्ड है। तकरीबन हर हाजी से 2,250 रियाल ले रहे हैं, यानी इस कमरे का 9,000 रियाल इन लोगों ने लिया है, जो कि इंडियन रुपीस में करीब 2,20,000 रुपए बैठते हैं, और एक दिन का चार्ज 8,000 रुपये। इस कमरे की आप हालत चारों तरफ से देखिए। क्या ये 8,000 रुपए का कमरा आपको लग रहा है? 8,000 रुपए में 5 स्टार लेवल का होटल मिलता है। सऊदी की भी बात करूं, यहाँ पे 3 स्टार 4 स्टार होटल मिल जाता है 8,000 रुपए पर डे पर। लेकिन ये लोग ना चादर बदलने के लिए तैयार है, ना साफ सफाई के लिए तैयार है। इंडियन हज कमेटी ने पता नहीं क्या अपना स्टैंडर्ड सेट किया है, जिसकी वजह से ये लोग इतनी बेकार जगह है। कितनी कमीशन खोरी है इंडियन हज कमेटी की। तो मेरी अपील है, इंडियन हज कमेटी के लोग अगर सुन रहे हैं मेरी बात को, तो प्लीज हाजियों की मदद करें। उनसे जो आपने पैसा लिया है कोई ज़कात। अच्छा शबीर अहमद साहब, ये इस किस्म की जो जिस तरह से बताया कि इस हद तक है कि वहाँ चादर बदलने का इंतजाम भी नहीं है, और टॉयलेट्स की प्रॉब्लम है, बहुत छोटे साइज के बाथरूम्स हैं, और आमतौर पे जो हिंदुस्तानी गांव देहात से जाते हैं उनके लिए वो मुश्किल होती है। वेस्टर्न वहाँ पे टॉयलेट्स आमतौर पर मिलती हैं, और इतना घटिया और इतना महंगा, तकरीबन 4 स्टार 5 स्टार होटल के कीमत पर इतना घटिया कमरा अगर मिले तो वो उसमें कहाँ कमीशनबाजी क्या होती है? मतलब थोड़ा सा बताइए कि वहाँ होता क्या है, क्योंकि ये बात बहुत ही तकलीफ की बात है। कोई भी बात कहूं तो आप पहले आज का इनकलाब पढ़ लीजिए। जी। आज के इनकलाब में मक्का और मदीना दोनों के हाजियों ने इत्तलात भेजी हैं, और उस पर तुरफा तमाशा ये है कि जो यूपी स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन हैं मोहसिन रजा साहब, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत मुश्किलात तो होती हैं।
अरे भाई थोड़ी बहुत मुश्किलात का तो हाजी जिक्र भी नहीं करता। जिक्र भी नहीं करता, बिल्कुल बिल्कुल। अरे वहाँ हिंदुस्तान का हमारा हाजी तो वहाँ मौत भी आए तो उसका इस्तकबाल करता है। जी 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 बिल्कुल। तो मुझे आज हंसी आ रही थी मोहसिन रजा साहब के इस बहुत ही मज़ाक़ खेज बयान पर कि थोड़ी बहुत मुश्किलात तो होती हैं, थोड़ी बहुत मुश्किलात का कभी हाजी जिक्र नहीं करता। अरे साहब थोड़ी बहुत मुश्किलात की बात तो इन्होंने कह दी, और वहाँ हमारे एम्बेसडर साहब ने कह दिया, सुहेल साहब ने, कि ये सब अफवाहें हैं, अफवाहें हैं। यानी बिल्कुल ऐसा है जैसे मोदी सरकार में बेरोजगारी और महंगाई, हर आदमी परेशान है, और उसमें ये कहा जाता है कि देश बहुत तरक्की कर रहा है, और आप उसी पर यकीन रखो। यानी जो कुछ हम कह रहे हैं वो समझते रहो, आप अपने पेट की भूख भूल जाओ। बिल्कुल ऐसा ही वहां हाजियों से कहा जा रहा है कि अफवाहों में ना आए। अच्छा, वहां ट्रांसपोर्ट का भी एक इशू होता है। अजीजिया से इस किस्म की वीडियोज आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि लोग धूप में खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। आमतौर पर 10 से 15 मिनट पर उन्हें बस मिलनी चाहिए जो वादा किया गया है। आधा आधा घंटा या उससे भी ज्यादा लोग बाहर बिल्डिंगों के बाहर इंतजार करते हैं। ये हर साल का है, और ये कहा जाता है हर 15 मिनट पर बस मिल जाएगी। बस मिल भी गई तो वो सिर्फ शुरू में मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे हाजियों की तादाद बढ़ेगी और सारे हाजी को आप एक मोहल्ले में रख देंगे, एक इलाके में रख देंगे, तो ये सब प्रॉब्लम्स होनी लाजमी है। और वो अजीजिया है, इन्होंने हिंदुस्तानी हुकाम को, हमारे कौंसलेट को, क्या ये ऐसा समझ में आ गया है, हम तो कभी नफक के बाहर नहीं जाते थे। जी जी। एज अर्ली एज इन आई एम टॉकिंग टू यू ऑफ 1996 टू 99। हम लोग उसको ही उसके बाहर जाना ही जो एक वो समझते थे कि ये यानी वो हाजी के हरम के बहुत ही नजदीक होता है, हाजी के लिए ज्यादती है। जी जी जी। क्योंकि वहाँ मैं खुद भी इत्तेफाक से 2008 में गया था, तो अजीजिया में ही रहा था। इस किस्म की मुश्किलात तो आपको ज्यादा अंदाजा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ये इसको कोई सुधार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता जब तक के जो सरकार है वो हज के सही मकसद को नहीं समझेगी और ये मानकर नहीं चलेगी कि ये कमर्शियल वेंचर नहीं है, ये सिर्फ इबादत का एक जरिया है, इससे मुसलमानों के जज्बात और मजहबी फरीजा जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए सेंसिटिविटी बहुत जरूरी है, और वो सेंसिटिविटी हम कहाँ से लाएंगे आजकल, आपको तो पता ही है। और कुछ लोगों ने तो इसको बाकायदा कारोबार बना लिया है, और उसमें हमारे मुसलमान भी शरीक हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो वहाँ के सऊदी अरब के भी जो ताजिर हैं वो ज्यों के त्यों इसमें शामिल हो गए, और हिंदुस्तान के भी लोग जो हैं, और हज कमेटी भी एक अच्छा खासी हद तक जो है इस ताजराना जहनियत का मुजाहरा कर चुकी है। जी जी जी। तो ये देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए जैसा कि आपने कहा, मेरी सॉरी टू से कि ये मैंने आज ही खबर पढ़ी है कि फ्लाइट यहाँ से मदीना के लिए चली जी, तो मदीना के लिए जब चलती है तो एहराम बांध कर नहीं जाते हैं हाजी, क्योंकि उनको तो वहाँ 10 दिन रहना है। वहां से फिर एहराम बांध के वो उम्रा की नियत करके मक्का जाते हैं। उनको रास्ते में क्या जद्दा से पहले कह दिया गया कि एहराम बांध दो, हम जद्दा उतर रहे हैं। इज इट पॉसिबल? ये कितना मज़ाक़ खेज है। हवाई जहाज एक निस्बतन ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और कोऑर्डिनेशन, और उसमें सारी चीजें होती हैं, एयरपोर्ट से एयरपोर्ट का कोऑर्डिनेशन। ये ऐसा नहीं है कि कहीं भी मूड आया ड्राइवर का कि चलिए यहाँ उतार लीजिए। तो ये एक अजीब, इसमें क्या इंतजामी वजह सिर्फ वही है मोहम्मद अहमद साहब के देर कर दी गई जानबूझकर या नादानिस्ता तौर पर, मैं नहीं कह सकता। फ्लाइट्स के फाइनल ऑपरेशन में हर चीज की प्लानिंग में देर हुई है। अभी तक 4 दिन पहले तक गया कि फ्लाइट शुरू होने से पहले तक यही नहीं पता था कौन सी फ्लाइट लेके जाने वाली, कौन सी एयरलाइन लेकर जाने वाली है उनको। और उसमें तो गया पे मुझे याद आ गया कि उनके टिकट भी बहुत महंगे हैं, बहुत सबसे ज्यादा महंगे हैं। औरंगाबाद और गया सबसे ज्यादा महंगे इस वक्त जो हज कॉस्टली पड़ रहा है वो गया के आज़मीन को पड़ रहा है। ये कितनी बुरी बात है। देखिए, अब से पहले भी, इस हुकूमत से पहले भी बहुत से डिसएम्बार्केशन पॉइंट्स होते थे, इतना फर्क कभी नहीं होता था। आपको तो बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होगा कि अगर कुछ फर्क भी होता होगा तो बहुत ही नॉमिनल सा होता होगा, क्योंकि फ्लाइट में पूरे हिंदुस्तान से वो तो हम तो सिर्फ 12,000, हमारे जमाने में तो सिर्फ 12,000 होते थे। जी जी। लेकिन बाकी जो डिफरेंस होता था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
एयरलाइन को, एयर इंडिया को पूरा करती थी। वो चाहे 38,000 का हो या 32,000 का हो, हर साल का रेट तय होता था। लेकिन उसके बाद भी, मैं उसके बाद की भी बात कर रहा हूँ, कभी ये चीज देखने में नहीं आई। पिछले 3 साल से, जरूर 4 साल से जो है किराए जो है आसमान को छू रहे हैं। ये इंतहाई गैर एक तरह से हाजी के लिए इंतहाई तकलीफ की बात है। बहुत ही, लेकिन वो मजबूर है। बहुत ही। देखिए वैसे भी अगर दूसरे अंदाज से भी सोचा जाए, बड़े शहरों में रहने वाले लोगों की आम तौर पर आमदनी बेहतर होती है। छोटे शहरों या और छोटे इंटीरियर में आप जाते हैं तो उनकी बचत और आमदनी ये सब निस्बतन कम होती है, और उन्हीं से आप ज्यादा खर्चा ले रहे हैं, 1-1 लाख रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो ये इसमें तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो भी कमाना है कमा लो, ये तो जाएंगे ही। जी। तो ये क्या एटीट्यूड है? हाँ, ये उनकी मजबूरी का फायदा उठाना। अभी मुझे मालूम हुआ है कि जो हमारा हज टेंडर है, उसकी एक शर्त ये होती है कि हम बाहर से जहाज नहीं लेंगे, इंडियन बेस्ड एयरक्राफ्ट होंगे। ये पहली शर्त है। इसीलिए सिर्फ सऊदिया और हिंदुस्तान के एयर इंडिया या एयरलाइन को दिया जाता है, बाहर नहीं से हम नहीं लेते हैं। लेकिन अभी जो मुझे मालूम हुआ है, हो सकता है कि ये गलत हो, कि एक एयरलाइन को, जिसको आखिर में बिल्कुल दिया गया है फ्लाइट ऑपरेशन हज का, वो बाहर से जहाज हायर करके लगा रही है। तो ये देखिए, अच्छा मैं इसमें और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और वीडियो दिखाना चाहता हूँ। जो लोग ट्रांसपोर्ट की वजह से परेशान है अजीजिया में, और उसके अलावा लोगों को होटल के बाहर खड़ा छोड़ दिया, और अभी ये भी नहीं बताया कि होटल कहाँ है। मदीने में पहुंचने वाले लोग कह रहे हैं कि हम धूप में खड़े हैं, हमें नहीं मालूम कि कहाँ, किस होटल में। मेरे पास वीडियो भी आए। होटलों पे, पंप वगैरह पे ठीक जाके चाहता है। कह रहा लेके जाओ, कह रहा आप भी जाए। खुर्शीद भाई, हम लोग यहाँ के लोकल टाइम पे 2:30 बजे एयरपोर्ट पर उतर गए थे, मदीना एयरपोर्ट। फिर उसके बाद हमें बस में बिठाया और हमारे पासपोर्ट ले लिया। उसके बाद हमें यहाँ पे ये ले आए, किसी होटल के सामने लाके खड़ा कर दिया। 2 घंटे हो गए, हमारे होटल का पता नहीं है। और सारी अथॉरिटीज़ यहाँ पे आई हुई हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, सारे ये लोग सब लोग कर रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि हमारा होटल कौन सा है। हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सारे यहाँ पे हाजी परेशान हैं, सारी औरतें परेशान हैं, कोई 1-2 पेशेंट भी हैं हार्ट के, उनको प्रॉब्लम हुई। बस के अंदर डाल रखा है हमें। हम बड़े परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हज कमेटी की तरफ से बहुत निराशा हुई है। यहाँ कोई ना मौलिम है, ना खादिम है, कोई नहीं है, ना हमारे पास कोई नंबर है, ना किसी का नंबर दिया गया। हम बड़े परेशान हैं। बदनज़मी के लोग शहर में पहुंच जाएं और उन्हें ये पता ना हो किस होटल में जाएं। उनमें बूढ़े होते हैं। अक्सर तो हमारे हिंदुस्तान के हाजी, वो देखिए ना वीडियो में, देखिए बेचारों को बैठे बूढ़े होते हैं, कुछ लोग उनमें बीमार भी होते हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है। और वहाँ कहीं ना तो कोई हज कमेटी का कोई, मुझे पैरामिलिट्री के लोगों को वहां पर लगाया है। 23 तारीख को फ्लाइट से एक मेरे जानने वाले यहाँ से दिल्ली से गए थे, तो उन्होंने मुझे जाते के साथ ही कांटेक्ट किया कि सर हमको तो मदीना में जो कमरा दिया गया है उसमें 7 लोग पहले से हैं और टॉयलेट एक है। जी। खवातीन को भी वही इस्तेमाल करना है। तो वो कह रहा है कि मेरी तो वाइफ उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकती, तो हम लोग उसके कोई जानने वाले दूसरी बिल्डिंग में थे, उसमें जाकर अपना फरागत हासिल कर रहे हैं। जी बताइए। तो ये क्या है? हमारे पास इस तरह की भी रिपोर्ट है कि 40-40, 50-50 लोगों के लिए एक टॉयलेट है। मैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। नहीं, इसी तरह अभी आया है मक्का में, जब ये फ्लाइट पहुंची है तो मक्का में रहने का इंतजाम नहीं था उन लोगों के अकोमोडेशन का, तो 50 लोगों को एक बड़े कमरे में ठूंस दिया गया है और उसमें सिर्फ 1 या 2 टॉयलेट्स। तो ये इस हालत में, जबकि स्टैंडर्ड जो हज के नॉर्म्स होते हैं उसमें किसी हालत में भी एक टॉयलेट पर 8 हाजी से ज्यादा नहीं दे सकते। जी। और वो आमतौर पर जो जरा बड़े कमरे होते हैं उसमें 4 से 6 लोग रहते भी हैं। तो अच्छा, इस हालत में देखिए, हमारा इस प्रोग्राम में ये सारी तफसील बताने का मकसद कतई ये नहीं है कि जो लोग हज पे जा रहे हैं उनको मॉरल उनका डाउन करना हो, लेकिन हम सरकार से भी बताना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ खराबियां हैं, गलतियां हैं, उसे ठीक कर लें। और वो जो हमारे एम्बेसडर साहब वहाँ कह रहे हैं कि अफवाहों पे ध्यान ना दें,
ये बहुत ही हंसी आने वाली बात है, मजाक की बात है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात है। इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कि अपनी आंखों से देखें तकलीफ में लोगों को और कहें कि ये सब अफवाह है। अच्छा, अब हाजी क्या क्या एहतियात कर सकते हैं, क्या सोच के जाएं, कैसे करें जो लोग जा रहे हैं अभी? मुझे सुहेल एजाज खान का तो वो बयान पढ़कर हाँ, वो गाना याद आया, सब कुछ ठीक ठाक है। जी, जी, एक फिल्म आई जी, थी, जी, आपने जी, देखी होगी। जी 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 जी। तो वही मुझे लगा कि ये तो वही वाली बात हुई हाँ। कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, आप अपनी तकलीफ भूल बयान करके- मत करें, बयान न करें। हाँ, बयान ना करें, बयान। अच्छा, अभी एक लंबा ऑपरेशन बाकी है। अभी हाँ, तो हम अभी- बिल्कुल अभी बीच तो- में हैं। 21 मई को पहली फ्लाइट गई है और अभी तकरीबन 26 जून तक, 25 छब- जून तक फ्लाइट्स जाएंगी। जी जी। तो इसमें अभी क्या कुछ बेहतरी हो सकती है? आपको कुछ लगता है कोई चीज कहीं कुछ मैनेजेबल है क्या? काजमी क्या कर साहब, सकते हैं? बेहतरी के लिए नियत होना जरूरी है। हाँ। फर्स्ट यू हैव टू हैव एन इंटेंशन ऑफ Intention, बिल्कुल। ब्रिंगिंग इम्प्रूवमेंट। Right. तो मुझे नहीं लगता कि जब भी वजीर मौसूफ से कही जाती है, कुछ लोग जाकर बातें करते हैं उनसे, हाँ, तो वो ये कहती है कि हम तो सरकारी तंत्र है, सब ठीक कर देगा। जी जी जी। यानी ये स्मृति ईरानी का हाँ, जिक्र है। हाँ। वो माइनॉरिटी अफेयर्स की भी मिनिस्टर हैं, कई और हज मिनिस्ट्रियां की भी उनके पास मिनिस्टर है। हैं। जी जी, हज की भी तो मिनिस्टर है। ये एटीट्यूड के साथ मैं नहीं समझता कि कोई चीज ठीक हो सकती है। जी अरे आप देखिए कि कहाँ गड़बड़ है, उसको ठीक कराइए। जी जी। वहाँ वो असल में अभी मेरे पास एक और वीडियो है जिसमें एक जो उनकी मदद करने के लिए वो पहुंचा हुआ है स्टाफ, जो पैरामिलिट्री फोर्स का, वो ठीक से बात भी नहीं कर रहा है। हाजी पूछ रहा है कि आप किस लिए आए हैं, वो अपने मोबाइल में सर्फिंग कर रहा है। उसे इस बात की फिक्र उन्होंने नहीं। कहा कि हमारा कभी साबका सिविल सर्विसेज से पढ़ा ही नहीं है, जी जी जी। तो हमें आइडिया ही नहीं है। एक उसका वीडियो आया है बिल्कुल। पैरामिलिट्री फोर्स का, जी, जी। जिससे हाजी हमारे वहाँ वो कह रहे हैं कि भाई ये काम आप हमारी मदद कीजिए। हाँ। जिस हाजी का मैंने मदीना से जिक्र किया, वो हज ऑफिसर के पास गया मदीना में, हर जगह जाकर उसने रिटन कंप्लेंट दी, कहीं से कुछ नहीं। कहीं से कोई यानी इस सरकार से उम्मीद भी नहीं की जाती। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि देखिए, करप्शन तो पहले भी होता था, कम या ज्यादा, लेकिन अब एक मुश्किल और बढ़ी है कि करप्शन भी है और दुश्मनी भी है। दुश्मनी मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुसलमानों के मामले में ये सरकार किस हद तक कहां तक जा सकती है, वो हमारे आपके सामने हर दिन वाकयात होते हैं। लेकिन अब ये जो हज पे जाने वाले लोग हैं, जो तकरीबन 1,40,000 हज कमेटी के जरिए गए हैं, सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके गए हैं, वो एक बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं। इस सब में वहाँ जो कुछ लोकल हैं, हमारे पास एक रिपोर्ट ये भी आई है कि जो वहाँ के कुछ हिंदुस्तानी लोग वहाँ रहते हैं, वो वॉलंटियर कर लेते हैं, अपने आप को वहाँ पहुंचा देते हैं कि कुछ खिदमत करें हाजियों की। वो वाला कुछ सेक्शन, वो तो सरकार की तरफ से कुछ नहीं होता ना, वो तो उससे ऑर्गेनाइज कुछ नहीं होता ना। उसमें देखिए उसमें दोनों खदशात होते हैं। हाँ, अगर वेल इंटेंशन पर्सन्स हैं तो वो हाँ। वाकई खिदमत करते हैं, हाँ, लेकिन वहाँ सऊदी हुकूमत जो है वो इस किस्म के इक़दामात को पसंद नहीं करती, क्योंकि उनके अपने फुल प्रूफ अरेंजमेंट होते हैं। जी वो उसको इनकरेज नहीं करते। हाँ। लेकिन इसमें कई ब्लैक शीप्स भी हो जाते हैं। जी जी। तो हाँ, वो मैं उनकी ज्यादा तारीफ नहीं हाजियों को धोखा दे सकते हैं, कुछ लेके जी, जा सकते हैं, जी। कुछ इस किस्म की चीजें हो तो सकती और हैं। वो उस वक्त हाजी निस्सहाय महसूस करता है कि अगर किसी तकलीफ में है जी जी। तो उसको अगर कोई हिंदुस्तानी चेहरा नजर आता है तो वो अपने हाँ। दुख दर्द, लेकिन जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं वो आते हैं, जी, मदद करते हैं जी, जितना जी, भी हो सकता है, लेकिन हर किसी के रिश्तेदार तो नहीं होते हैं। जाहिर है। तो इसमें जो है वो आप कुछ मशवरे के तौर पर कुछ हाजियों को, जाने वालों को, जो अब से बाद में और भी जाने वाले हैं, या जो लोग वहां पहुंच चुके हैं, वो क्या कुछ कर सकते हैं कुछ अपनी मुश्किल कम करने के लिए? मुश्किल इसी तरह से कम हो सकती है कि वो अजीजिया से सुबह फजर पढ़ने के बाद जब वो मक्का से महरम से आए तो उसके बाद कोशिश करें कि जोहर के बाद ही निकलना हो उनका, क्योंकि सख्त गर्मी होती है वहाँ। जी जी। और उसके बाद असर से जब जाएं महरम में तो फिर इशा पढ़कर ही वापस आए। जी जी। और उस बीच में अपने जेब में कुछ बैग में बिस्किट वगैरह रखें और किसी भी सूरत से जो वहाँ के टॉयलेट्स हैं, कमोड सिस्टम, वो मैंने पहले भी अर्ज किया था, उसकी ट्रेनिंग यहाँ से जाने वाले हाजी पहले ही करके जाएं, क्योंकि अब वहाँ
इस्तिस्नाई तौर पर भी टॉयलेट्स कमोड सिस्टम के बगैर नहीं है। हिंदुस्तानी या वो जो हिंदुस्तानी सिस्टम होता था वो वाले टॉयलेट सब वहाँ नहीं। जी। यानी वो कम से कम ट्रेवल करें, सुबह में चले जाएं, शाम को जाएं तो वहीं रुक जाएं, तो जितना अप डाउन तो उनका ट्रैवल कम होगा और उससे उनको परेशानी भी नहीं होगी, एक्सर्शन और तकलीफ और से अपने आप को हर हालत में धूप से बचाएं। गर्दन पर हमेशा एक मोटा कपड़ा या कुछ रखें, तौलिया, ताकि उनको, क्योंकि जो वहाँ सीधा असर होता है वो धूप की तमाज़त से वो गर्मी गर्दन पर ही होता है। और मैंने बहुत हाजियों को बीमार होते हुए देखा उसकी वजह से। हमारा हाजी तो बेचारा लिफ्ट से भी वाकिफ नहीं होता है, मालूम नहीं होता है। लिफ्ट भी अब वहां जाकर उनको जो है वो टोटली एक्सपोज होना पड़ रहा है वो, और ये जरूरी है, वो हम तो कुछ नहीं कर सकते उसमें, लेकिन मैं तो समझता हूँ अब अगर कुछ कर सकती है तो सऊदी हुकूमत ही कर सकती है। तो इनको हमारी सरकार को चाहिए कि डिप्लोमेटिक लेवल्स पर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को डिप्लोमेटिक लेवल्स पर सऊदी जो अथॉरिटीज हैं उनकी तवज्जो मबजूल करानी चाहिए कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उस पर टोटल मौलिम का कब्जा होता है, वो मौलिम के हाथ में होता है। उसमें हमारे हिंदुस्तानी जो अमला है वो सिर्फ कोऑर्डिनेट कर सकता है, बाकी ट्रांसपोर्ट या बसेस फराहम करने का जो काम होता है वो सऊदी अथॉरिटीज का होता है। तो उसमें भी अब काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं, शिकायतें आ रही हैं। तो और ये मैं आपको बता दूं कि सऊदी, जब इंडियन कॉन्सुलेट या इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री कोई नोट भेजती है सऊदी अथॉरिटीज को, तो उसका तदारुक होता है और उसका नोटिस लिया जाता है। ऐसा नहीं है, वो हमारी जैसी सरकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और वो नहीं, हमारी सरकार भी जिस चीज का नोटिस लेना चाहती है फौरन लेती है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिसका नहीं लेना चाह रही नहीं लेना चाह रही। वही एक तो ये हज के तई एक और बहुत अहम बात जो मैं आज कहना चाह रहा हूँ कि हज हमेशा से खाली मुसलमान के सहारे उसके इंतजामात नहीं होते थे। गैर मुस्लिम हजरात भी हमारे मुल्क के हज के तई एक अकीदतमंदाना रवैया रखते थे और अभी भी बड़ी तादाद रखते हैं। बिल्कुल। मुझे याद है एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुलाजिम, उसने हज कमेटी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हम कैंप लगवाते थे, तो उसने बहुत ईमानदारी से और बहुत मेहनत से काम किया। पूरे 40 दिन लगता था वो कैंप, हम हज हाउस में लगवा दिया करते। तो जब मैं लास्ट फ्लाइट से, मैं शायद दिल्ली आ रहा था या सऊदीया जा रहा था, हज की जो लास्ट फ्लाइट थी, तो वो मुझे एयरपोर्ट पर मिला, मूरे नाम था उसका। तो वो मुझसे लिपट गया। मैंने क्या हुआ? बोले सर मुझे तो इसी दुनिया में ही मिल गया हज का खिदमत करने का सिला। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सर मेरी तो कनाडा पोस्टिंग हो गई। तो लोग इस, और मैंने स्वीपर्स को कहते हुए सुना है कि उन्होंने एयरपोर्ट पर काम करते थे तो बहुत खिदमत के जज्बे से करते थे। अब वो जज्बा जो है वो गैर मुस्लिमों में से भी खत्म हो रहा है, मुसलमानों में से भी खत्म हो रहा है। ये बहुत बड़ी, ये असल बात है कि हम हज को इबादत समझ के करेंगे और उसके फिर असरात भी मुरतब होते हैं। बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शबी अहमद साहब, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हज से मुताल्लिक बहरहाल सभी के, या तो फैमिली के लोग जाने वाले हैं या चले गए हैं, या उनके दोस्त अहबाब जाने वाले हैं, उन सबको ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि लोग क्या एहतियात करें, किस तरह से अपना वक्त गुजारें। जो मिसमैनेजमेंट होना था वो काफी हद तक हो चुका, उसका डैमेज कंट्रोल यही है कि आप खुद समझदारी से, सलीके से हज के अरकान अदा करें और खैरियत से वापस आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया शबी अहमद साहब, आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।